गरीब बहुओं ने लगवाई ससुराल में एसी। नारायण परिवार के लिए आज बहुत खुशी का दिन होता है, क्योंकि आज नारायण और सुनीता के दोनों बेटे देव और दीपक की रेनू और संजना नाम की लड़कियों से शादी हो जाती है। आओ बहुओं आओ। मधु, जाकर अपनी दोनों भाभियों का बिस्तर लगा दे और वो 2 टेबल फैन भी उनके सिरहाने लगा दियो। रेनू, संजना, तुम दोनों अंदर वाले कमरे में जाकर आराम कर लो। मैंने वहां टेबल फैन लगवा दिया है, अब से तुम लोग वहीं सोना। लेकिन माँ जी, अगर हम अंदर सोएंगे तो आप बाऊजी और मधु कहाँ सोएंगे? बहू, हम यहाँ बाहर सो जाएंगे। लेकिन माँ जी, बाहर तो पंखा ही नहीं है, तो आप लोग इतनी गर्मी में कैसे सोएंगे? तुम लोग तो जानते हो कि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि हम अंदर और बाहर पंखे का इंतजाम कर सके। बड़ी मुश्किल से हम टेबल फैन लेकर आए हैं ताकि तुम लोगों को गर्मी ना लगे। हमारे होते हुए आप, बाबूजी और मधु बाहर सोएंगे, ये ठीक नहीं। आप एक टेबल फैन बाहर रख लीजिए, हम लोग एक टेबल फैन में गुजारा कर लेंगे। लेकिन बहू, गर्मी बहुत ज्यादा है, तुम लोग एक टेबल फैन में कैसे गुजारा करोगी? माँ जी, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, बस आप हमारे होते हैं तो गर्मी में नहीं सोएंगे। अपनी बहू के बार बार कहने पर सुनीता और नारायण मान जाते हैं और अंदर से एक टेबल फैन लाकर बाहर लगाकर सो जाते हैं। रेनू और संजना का ससुराल बेहद ही गरीब होता है, लेकिन उन दोनों को इन सभी चीजों की आदत होती है, क्योंकि वो खुद भी एक गरीब परिवार से होती है। घर की सारी जिम्मेदारी देव और दीपक के कंधों पर होती है। देव और दीपक एक सेठ के यहाँ मजदूरी किया करते थे, जिस वजह से इनकी बहुत कम कमाई हो पाती थी और घर चलाने में भी इन्हें काफी परेशानी होती थी। माँ, पानी पिला दो, बहुत गर्मी लग रही है। क्या हुआ मधु? माँ, गर्मी की वजह से बहुत चक्कर आ रहा है, टेबल फैन चला दो। अपनी बेटी के कहने पर सुनीता टेबल फैन को चलाती है, लेकिन टेबल फैन सस्ता होने की वजह से बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ये क्या, टेबल फैन चल क्यों नहीं रहा है? लगता है ये खराब हो गया है। लेकिन माँ, अभी तो कुछ ही दिन हुए थे इसे लिए हुए, इतनी जल्दी खराब कैसे हो गया? लगता है सस्ता होने की वजह से जल्दी खराब हो गया। इस भयंकर गर्मी में बस इस टेबल फैन का ही सहारा था, अब ये भी खराब हो गया। ना जाने अब ये भयंकर गर्मी के महीने कैसे गुजरेंगे। माँ, अब हम क्या करेंगे? मेरी तो अभी से हालत खराब हो रही है। कितना अच्छा होता ना हमारे घर में भी एसी होता और एसी की ठंडी हवा में हम बैठकर आराम करते। मैं जिस सेठानी के घर काम करती हूँ उनके घर में एसी लगा हुआ है। उनके घर में जैसे ही जाओ तो ऐसा लगता है घर में नहीं, शिमला में आ गए हैं। बेटा, तू तो जानती है ना, हमारे पास पंखा खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो एसी कहाँ से लाएंगे? अमीर लोगों के लिए कुछ भी खरीदना नामुमकिन नहीं। वो कुछ भी खरीदने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। लेकिन हम गरीबों को एक छोटी से छोटी चीज खरीदने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है। कुछ महीनों के बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा, गर्मी अपने आप ही कम हो जाएगी। जब तक जैसे इतने सालों से हम गर्मी में रह रहे हैं, वैसे इस साल भी रहेंगे। अपनी सास और नंद की ऐसी बातें सुनकर रेनू संजना को बहुत दुख होता है। रेनू, मुझसे तो माँ जी और मधु की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। गर्मी में सबका ही बुरा हाल हो रहा है। एक टेबल फैन से ही उम्मीद थी, अब तो वो भी खराब हो गया। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम एक पंखा भी खरीद सके। अब हम क्या करेंगे? संजना, रेनू दोनों से ही अपने ससुराल वालों की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही होती है। दोनों अपने ससुराल वालों को इस गर्मी से छुटकारा दिलाना चाहते थे, लेकिन ये मजबूर होते हैं, इसलिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और ऐसे ही गर्मी में पूरे परिवार के कई दिन निकल जाते हैं। और एक दिन, क्या हुआ जी आपको? आपकी तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? पता नहीं भाग्यवान, मुझे क्या हो रहा है, बहुत घबराहट सी महसूस हो रही है। माँ, एक काम करते हैं, बाबूजी को पास वाले गांव के सरकारी अस्पताल में लेकर चलते हैं, तभी पता चलेगा कि उन्हें क्या हुआ है। सारा परिवार नारायण को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। डॉक्टर के चेक करने पर सबको ये पता चलता है कि डॉक्टर साहब, क्या हुआ है इन्हें? आप सभी जानते हैं कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ज़्यादा गर्मी में रहने की वजह से इनके शरीर पर रैशेज और फंगल इन्फेक्शन हो गया है। आप लोगों को इन्हें ठंडी हवा में रखना होगा, जैसे एसी। अगर ये और ज़्यादा गर्मी में रहे तो इनकी हालत और ख़राब हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर सारा परिवार परेशानी में आ जाता है और सोचने लगता है कि वो सभी एसी कहाँ से लाएंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? घर में राशन ढंग से लाने के लिए पैसे नहीं, अब हम इनके लिए एसी कहाँ से लाएंगे? माँ जी, आप रो मत, सब ठीक होगा।
लेकिन कैसे? हम लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं कि हम एक पंखा खरीद लें, तो हम इनके लिए एसी कहाँ से लाएंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं इनकी तबीयत और खराब हो गई तो न जाने भगवान क्या होगा। अपनी सास को इतना परेशान देख रेणु संजना बाहर काम करने का सोचते हैं, जिसके बारे में वो अपने ससुराल वालों को बताते हैं। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना मैं और संजना बाहर काम करना शुरू कर दें। बाहर काम करने से हम धीरे धीरे पैसे जोड़कर बाबूजी के लिए एसी ला सकते हैं। लेकिन तुम दोनों इस घर की बहू हो और बहू से बाहर काम करवाना ठीक नहीं है। माँ जी, ज्यादा मत सोचिए, हम अपने परिवार को इतनी परेशानी में नहीं देख सकते, इसलिए हमें बाहर काम करने के लिए जाने दीजिए। रेणु संजना के बार बार कहने पर सुनीता और सारा परिवार इसके लिए मान जाता है। रेणु संजना ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं होती हैं, लेकिन उन्हें घर के काम काज अच्छे तरीके से आते हैं, इसलिए वह दूसरों के घर जाकर उनके घर का काम किया करती हैं और जो भी उन्हें पैसे मिलते उन्हें जमा किया करती हैं। संजना, बस कुछ समय और, फिर हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि हम बाबूजी और सबके लिए एसी खरीद सकेंगे। हाँ रेणु, फिर हमारे परिवार को कभी भी गर्मी में नहीं रहना पड़ेगा। रेणु संजना दिन रात मेहनत करके पैसा जोड़ा करती थी और ऐसे ही करते करते वह इतने पैसे जमा कर लेती हैं कि जिसमें एक एसी आ सके, जिसके बाद वह अपने परिवार के लिए एसी खरीद कर ले आती हैं। बाबूजी, माँ जी, देखिए हमारे घर में भी अब एसी आ गया है। अब आप लोगों को कभी भी इस भयंकर गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आप लोग भी एसी की ठंडी ठंडी हवा में रहा करेंगे। देखना बाबूजी, आप कुछ ही दिनों में पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। रेणु संजना, तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो, तुमने एक बेटी का फर्ज निभाया है। अगर तुम दोनों ना होती तो ना जाने तुम्हारे बाबूजी का क्या होता। हम लोग तो सपने में भी एसी खरीदने का नहीं सोच सकते थे। हाँ भाभी, आप लोग सच में इस घर की बेटी ही हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। आप सब ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक तरफ बेटी बोल रहे हैं और दूसरी तरफ शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक बेटी कभी भी अपने परिवार को किसी भी परेशानी में नहीं देख सकती है। आपको इसके लिए हमारा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब रेणु और संजना का सारा परिवार बहुत खुश होता है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर नारायण की भी अब तबीयत ठीक हो जाती है। सारे परिवार को अब हमेशा के लिए गर्मी से छुटकारा मिल जाता है। तान्या और पल्लवी कॉलेज की क्लास में होती हैं। तभी क्लास खत्म होते ही तान्या कहती है, पल्लवी चल कैंटीन में चलते हैं, बहुत दिनों से हमने कोल्ड कॉफी भी नहीं पी है, आज वही पियेंगे। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, अब जल्दी से चल। दोनों बहनें कैंटीन में आकर कॉफी का ऑर्डर देती हैं। ऑर्डर एक काला सा वेटर लेकर आता है। दिस इज योर ऑर्डर मैम। ये कैंटीन वाले ने कैसे काले पीले लोगों को रख लिया है? इन जैसे काले कलूटे लोगों से तो म्यूनिसिपैलिटी का कचरा उठवाना चाहिए। बस कीजिए आप दोनों, आप जैसे गोरे घमंडी लोग खुद को समझते क्या है? माना कि मैं काला हूँ, मगर हूँ तो मैं भी इंसान ही ना। इस पर तान्या कॉफी वेटर के मुंह पर फेंक देती है, साथ ही उसकी बहुत बेइज्जती करती है। यू ब्लडी कैपुचिनो, 2 टके का वेटर हमसे जुबान लड़ाता है। हम इस कॉलेज की ड्रीम गर्ल हैं। तू तो हमारे पैरों की धूल बराबर भी नहीं है। आइंदा हमसे बदतमीजी करने से पहले ये बेइज्जती याद रखना, काला कौवा कहीं का। चल पल्लवी। ये कहानी है तान्या और पल्लवी की, जो कि बहुत ही गोरी और घमंडी होती हैं। दोनों काले लोगों से बहुत नफरत करती हैं। वो अपने भाई शुभम के साथ रहती थी। एक दिन तान्या अपने भाई शुभम से कहती है, शुभम भैया हमारे लिए भाभी ले आइए, हमारी सहेलियों के भाई की शादी हो गई है, उन सभी की भाभियां हैं, हमारे लिए भी सुंदर सी गुड लुकिंग भाभी ले आइए। फिर कुछ ही दिनों में शुभम नैना से शादी करके उसे घर ले आता है, मगर नैना का काला रंग देखकर तान्या और पल्लवी गुस्से में चिढ़कर बोलती हैं, भैया ये आप किस काली लड़की को घर ले आए हैं? पल्लवी, ये नैना है मेरी पत्नी और तुम दोनों की भाभी। भैया हमें ये काली भाभी नहीं चाहिए, पता नहीं आपने इसमें क्या देख लिया, कितनी काली और भद्दी दिखती है ये हमारी भाभी बनने के बिल्कुल लायक नहीं। पल्लवी, नैना बहुत अच्छी है, एक बार उसे मौका तो दो। इंसान का दिल से सुंदर होना जरूरी है, रंग में क्या रखा है। भैया ये डायलॉग ना फिल्मों में शोभा देते हैं, असली जिंदगी में इनका कोई वजूद नहीं। अरे अपना नहीं तो हम दोनों का ही तो ख्याल किया होता। हम इतनी गोरी और सुंदर हैं और कहाँ ये जली हुई उपली। हम दोनों ने कह दिया तो कह दिया, हमें ये काली भाभी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अपनी गोरी घमंडी ननद का ऐसा बुरा बर्ताव देखकर नैना की आंखों में आंसू भर आते हैं। नैना, अपनी बहनों के ऐसे बिहेवियर के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो दोनों दिल की बुरी नहीं है, बस जुबान की जरा कड़वी हैं। दोनों बहुत छोटी थीं जब माँ बाप मर गए, तब से लेकर मैंने अकेले ही इन्हें पाला है। शुभम, तान्या और पल्लवी मेरी ननद हैं और मैं उनकी भाभी, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा। अगले दिन तान्या और पल्लवी अपने कमरे में सो रही होती हैं, तभी नैना उनके लिए चाय और नाश्ता लेकर कमरे में आती है। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी प्यारी ननद,
जल्दी से उठ जाओ, नाश्ता लाई हूँ, ये लो, चाय पी लो। नहीं, हमें ये चाय नहीं चाहिए। ऐसा कहकर तान्या चाय की कप जमीन पर फेंक देती है। चाय गर्म होने के कारण बेचारी नैना का भी हाथ जल जाता है। निकलो हमारे कमरे से और फिर दोबारा अपना ये काला कलूटा चेहरा लेकर हमारे कमरे में मत आना। दोनों घमंडी ननद नैना को धक्के मार कर कमरे से निकाल देती हैं। नैना इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। वो लगातार अपनी घमंडी ननद के दिल में जगह बनाने की तमाम कोशिश करती है। मेरे कपड़े कहाँ गए? तान्या, मेरी ब्लू वाली जीन्स नहीं मिल रही, तूने देखी है क्या? नैना जल्दी से पल्लवी के कपड़े लेकर उसके पास आती है। ये लो पल्लवी, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए थे इसलिए मैंने इसे धो दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने काले कलूटे हाथों से मेरे कपड़ों को छूने की? अब ये कपड़े मेरे पहनने के लायक नहीं रहे। ये कहकर घमंडी ननद अपनी उस जीन्स को जला देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और तान्या और पल्लवी अपनी भाभी का घर उजाड़ने में लग जाती हैं। तान्या, हमारी ये काली भाभी ना इतनी आसानी से हमारे घर से नहीं भागने वाली है, मगर अगर हम भैया की दूसरी शादी कर दें तो हमारी काली भाभी खुद ब खुद चली जाएगी। That's a good idea। शाम को जब शुभम दफ्तर से घर आता है तो तान्या कहती है, शुभम भैया आ गए आप। ये देखिए, पल्लवी ने शादी.com पर आपकी प्रोफाइल बनाई है। बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों का प्रपोजल आया है। जल्दी से बताइए आपको कौन सी पसंद है। तान्या, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मेरी दूसरी शादी का ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे? एक बार भी तुमने अपनी भाभी के बारे में नहीं सोचा? कैसी भाभी? नहीं मानते हम उसे अपनी भाभी। अरे हमें ऐसी काली कलूटी भाभी नहीं चाहिए थी। उसका काला रंग हमारी आंखों में चुभता है। ये सुनकर शुभम पल्लवी को जोरदार थप्पड़ मारकर कहता है, बस बहुत हो गया तुम दोनों का। अपनी भाभी के लिए तुम्हारे मन में इतना जहर भरा हुआ है। मेरी गलती थी जो माँ पिताजी के जाने के बाद मैंने तुम्हें हर खुशी देनी चाहिए, पर मेरे लाड़ प्यार ने तुम्हें बिगाड़ कर रख दिया। इसीलिए शायद आज मेरी बहन इतनी घमंडी हो गई है कि उन्हें गोरे काले रंग के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं तुम दोनों की बदतमीजी अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब तुम्हारी शादी होगी। ये कहकर शुभम चला जाता है और तान्या कहती है, क्यों मेरी काली कलूटी भाभी, अब तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी। छीन लिया ना हमसे हमारे भाई को। फिर कुछ दिनों में दोनों की शादी तय हो जाती है और हल्दी की रस्म होती है, जिसमें तान्या और पल्लवी की सहेली उन्हें हल्दी लगाती हैं और पल्लवी की सहेली ऋचा कहती है, आइए नैना भाभी, आप भी तान्या और पल्लवी को हल्दी लगा दीजिए। नैना आगे आकर अपनी दोनों ननद को खुश होकर हल्दी लगाती है। हल्दी मुबारक हो मेरी प्यारी ननद, भगवान करे तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले। कितनी प्यारी लग रही हो तुम दोनों। भगवान करे तुम्हें कभी किसी की नजर ना लगे। हमें किसी की नजर कैसे लगेगी नैना भाभी, तुम हो ना हमारा काला टीका। शादी में आए मेहमानों के बीच एक बार फिर अपने काले रंग का मजाक बनता देखकर नैना वहां से जाने लगती है। अरे अरे, कहाँ जा रही हो मेरी प्यारी भाभी? इस हल्दी की जरूरत हमसे ज्यादा तुम्हारे इस जले हुए उपले जैसे चेहरे को है। लाओ मैं लगाती हूँ हल्दी, ये लो। पल्लवी, ये तुम क्या कर रही हो? पल्लवी नैना के पूरे चेहरे पर हल्दी लेप देती है तो वहीं तान्या बाल्टी में भरे कीचड़ को नैना पर डाल देती है। बताओ हमारी काली भाभी कैसा लग रहा है लोगों के बीच में तमाशा बनकर? तुम्हारी जगह इस कीचड़ में ही है, काली कलूटी कहीं की। सभी लोग नैना को घूर घूर कर देखने लगते हैं। नैना आंसू भरी आंखों के साथ वहां से भागती हुई बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लेती है। क्या काला होना पाप है? आज मेरी अपनी ननद ने लोगों के बीच में ना तमाशा बना कर रख दिया। कुछ देर बाद नैना घर छोड़कर जाने लगती है। नैना, ये सब क्या है? तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? शुभम, मैंने तान्या और पल्लवी के दिल में घर करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने मुझे भाभी नहीं माना, हमेशा मुझे मेरे काले रंग के लिए भला बुरा कहा। मगर आज की इतनी बेइज्जती के बाद मैं यहाँ नहीं ठहर सकती। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, इसी में मेरी ननद की खुशी है। ये कहकर नैना जाने लगती है। तभी ऋचा कहती है, तुम दोनों के घमंड ने आज तुम्हारे भाई का बसा बसाया घर तोड़ दिया। नैना भाभी तो बस चेहरे से काली थी, मगर तुम दोनों दल की काली हो। सोचो अगर तुम्हारी भाभी की जगह शुभम भैया काले हो जाएं, तब तो तुम उन्हें भी ठुकरा दोगी, या फिर भगवान न करे कल को तुम दोनों की शादी किसी काले लड़के से हो जाए, तब क्या करोगी? ऋचा की बातें दोनों घमंडी बहनों की भटक खोल देती हैं और वो अपनी करनी पर पछताते हुए नैना को रोक लेती हैं। रुक जाओ नैना भाभी, घर छोड़कर मत जाओ। हमसे गलती हो गई, हमने आपको बहुत दिल दुखाया है, हमें माफ कर दो। कल तक हम कहती थी ना कि हमें काली भाभी नहीं चाहिए, मगर आज हमें हमारी नैना भाभी ही चाहिए। पल्लवी को रोता देखकर नैना उसके आंसू पोंछ कर कहती है, चुप हो जाओ पल्लवी, तुम्हें पता है ना तुम्हारी भाभी तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।
आखिरकार भाभी का प्यार घमंडी ननद के खड़ूस बर्ताव पर भारी पड़ जाता है और वो पूरे दिल से नैना को अपना लेती हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगती हैं।